Today's topic is vector. In this, first we read physical quantities. What are physical quantities? Write down. Quantities which can be measured with the help of measuring instrument are known as physical quantities. For example, heat, time, length, temperature, etc. फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं टू टाइप से, वेक्टर एंड स्केलर. What are scalar quantities? Quantities which have only magnitude. For example, I ask कि सचिन तेंदुलकर ने लास्ट मैच में कितने रन्स बनाए थे? आपने बोला कि 78 रन्स. मेरा आंसर कंप्लीट है. तो ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा, ये इस टाइप की क्वांटिटी क्या होगी? स्केलर. मैंने पूछा स्विमिंग पूल में बताओ कितना लीटर ऑफ वाटर है. आप तुम लोगों ने बोला 5000 kg. आंसर कंप्लीट है. इन्फॉर्मेशन इनसफिशिएंट है क्या? इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड हो सकती है? नहीं ना. तो ये सारी क्वांटिटीज़ क्या होगी? स्केलर क्वांटिटीज. इसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड प्लस एज वेल एज डायरेक्शन रिक्वायर्ड होता है. देखो वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन. क्वांटिटी which has magnitude as well as direction and follow the vector algebra are known as vector quantities. For example, displacement, velocity, weight. Scalar quantities, distance, speed, mass, etc. स्केलर क्वांटिटीज की यूनिट होती है यस वेक्टर क्वांटिटी. डायरेक्शन स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड. वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज में अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, ठीक है, तो हम इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन. मतलब कभी भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों डिफाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल, तुम लोगों ने कॉल करके घर से प्लेस का एड्रेस पूछा और यहाँ से हम तुम्हें गाइड किया गया 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, देन 7 किलोमीटर. तुम्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया गया है, डायरेक्शन नहीं बताया गया है. तुम प्लेस तक पहुँच पाओगे क्या? सेकेंड टाइम तुमने अगेन कॉल किया और सिर्फ तुम्हें डायरेक्शन गाइड किया गया, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट. आप आओगे क्या? नहीं, क्योंकि फर्स्ट केस में भी तुम्हें इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी बिकॉज तुम्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया गया था. सेकंड केस में भी तुम्हें इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई बिकॉज सिर्फ डायरेक्शन बताया गया है. थर्ड केस में अगर मैं तुम्हें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों बताऊंगी तो सफिशिएंट हो जाएगा, तुम पेज तक पहुंचोगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 10 किलोमीटर ईस्ट, देन 5 किलोमीटर नॉर्थ, देन 3 किलोमीटर साउथ. पेज तक पहुंचोगे बिकॉज थर्ड केस में मैंने तुम्हें डायरेक्शन भी बताया एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी बताया. तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए दोनों चीज़ें बताना बहुत ही कंपलसरी है. अगर उसमें से तुम सिर्फ एक चीज़ बताते हो तो तुम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो. उसके बाद नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं. अच्छा, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास डायरेक्शन होता है पर तब भी वो वेक्टर नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल प्रेशर. प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर. हम लोग के माइंड में कई बार आता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. कई लोगों का ये अजम्पशन होता है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज प्रेशर का डायरेक्शन तो होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं मेरे हेड पे PATM किस डायरेक्शन में लग रहा हो? डाउनवर्ड. चिन पे अपवर्ड, इस साइड, इस साइड. तो प्रेशर का डायरेक्शन तो है बट वो वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी में हमने डेफिनेशन में लिखा था कि क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलो द वेक्टर एल्जेब्रा. जो प्रेशर है वो वेक्टर एल्जेब्रा फॉलो नहीं करता, इसलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, वेक्टर एल्जेब्रा क्या होती है ये हम इस क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे. फिर इसके बाद नेक्स्ट इसका एग्जांपल है करंट. करंट का डायरेक्शन होता है, यस और नो? होता है ना. करंट का डायरेक्शन होता है तब भी वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. इट मीन्स प्रेशर और करंट दोनों का डायरेक्शन होता है बट दोनों किस कैटेगरी के अंडर आते हैं? स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज ये दोनों वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. जनरली वेक्टर्स को हम अल्फाबेट से यूज करते हैं. वो कैपिटल भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं. तो किसी भी वेक्टर को ऐसे कोई भी अल्फाबेट बनाया और उसके ऊपर एरो रखा,
इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, हम हमेशा वेक्टर के ऊपर ये इस डायरेक्शन में एरो बनाते हैं। जनरल जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें वेक्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी इसको बोल्ड कर देंगे, बट हर अल्फाबेट को बार बार बोल्ड करना मतलब सही नहीं लगता है, इसलिए हम जनरली क्या करते हैं, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट, मतलब ये वेक्टर के दोनों स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। तुम चाहो तो वेक्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तुम चाहो तो वेक्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ज्योमेट्रिकली हम वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो, इसको हेड बोलते हैं और इसको टेल, और ये जो एरो की लेंथ है ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर इन केस मैंने बोला ए बी, वेक्टर ए बी, इट मींस ए बी वेक्टर कैसे हो गया, ए बी वेक्टर, ए क्या है, टेल, एंड बी क्या है, हेड। वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अभी बोला था कि वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो सपोज मैंने एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया है ए वेक्टर, तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, तो ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर के मैग्नीट्यूड, और ये वेक्टर की डायरेक्शन। सपोज मैंने लिखा, बोला 5 मीटर ईस्ट, तो 5 मीटर तो क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और ईस्ट क्या हो गया उसका डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये जो है ये क्वांटिटी ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 5 मीटर को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ईस्ट को। तो किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसका डायरेक्शन। तो ए वेक्टर ये जो क्वांटिटी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर तुम सिंपल अल्फाबेट बना दोगे तो ये भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालूं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स लिखो, वेक्टर्स व्हिच लाई इन सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। सपोज अगर ये व्हाइट बोर्ड को एक प्लेन मानो सपोज, ठीक है, तो इसमें जितने भी वेक्टर्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये सभी वेक्टर्स क्या हो गए, कोप्लेनर वेक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, कोलिनियर वेक्टर। Collinear vectors, vectors which lie along same line are known as collinear vectors. और non-collinear vectors, vectors which do not lie in same line are known as non-collinear vectors. Then इसके बाद collinear vectors को further दो तरह से डिवाइड किया गया है, parallel vectors and anti-parallel vectors. All the collinear vectors which are in same direction are known as parallel vectors, or all the collinear vectors which are opposite in direction are known as anti-parallel vectors. Then parallel vectors को further classified किया है equal and unequal. Parallel vectors को हम like vectors भी कहते हैं और anti-parallel को unlike. इसके बाद equal vectors, all the parallel vectors having same magnitude are known as equal vectors, and all the parallel vectors having unequal magnitude are known as unequal vectors. For example, सबसे पहले कोप्लेनर वेक्टर्स, तो A B C D E F G H G all are coplanar vectors. Then इसमें हमने फिर से डिवाइड किया कोलिनियर वेक्टर्स एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स व्हिच लाई इन सेम लाइन, फॉर एग्जांपल ए बी, तो ए बी एक पेयर कोलिनियर वेक्टर्स का फॉर्म कर रहा है। देन सी डी ई, दे ऑल लाई इन सेम लाइन। देन उसके बाद एफ जी नॉन कोलिनियर, ए एन जी, ए G, C are non-collinear vectors. Then collinear vectors को further divide किया parallel vectors and anti-parallel vectors. Parallel vectors which have same direction, for example C and E. Collinear vectors में से ही C और जो E, C और E क्या है, parallel vectors because इनका direction भी same है. Then उसके बाद anti-parallel vectors, C and D are anti-parallel vectors. Even A and B are also anti-parallel vectors. Then parallel vectors में equal vectors and unequal vectors. D and E की length
अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो सॉरी सी एंड ई, तो सी और ई क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर्स। सपोज इसमें मैं एक और वेक्टर बना देती जी एच वेक्टर, तो अनइक्वल वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, सी एंड एच। ऑल्दो इनका डायरेक्शन सेम है बट इनका मैग्नीट्यूड अलग है, तो ये क्या हो जाएंगे, अनइक्वल वेक्टर। अब इसमें एक कंफ्यूजन ये आता है कि कोलिनियर वेक्टर, मैंने कहा वेक्टर्स व्हिच लाई इन सेम लाइन, ए एंड बी सेम लाइन में है क्या, नहीं है या नहीं, देखो ए एंड बी सेम लाइन में है, और इसका क्योंकि बिकॉज वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी है, ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर इज अलाउड। अगर सपोज ये वेक्टर है, ये इसका हेड है एंड ये टेल है, ये वेक्टर अभी किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, तुम्हारी तरफ। अगर इस वेक्टर को मैंने पैरेलली ऐसे स्लाइड कर दिया, अभी भी तुम्हारी तरफ पॉइंट कर रहा है, अब तो इट मींस वेक्टर को प्लेन में पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज वेक्टर का अगर मैं इसे पैरेलली शिफ्ट कर रही हूँ तो ये अभी भी तुम्हारी तरफ पॉइंट कर रहा है और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। तो अगर मैं वेक्टर को पैरेलली उसी प्लेन में कहीं भी शिफ्ट करूँ तो वेक्टर चेंज होता है क्या, नहीं। फॉर एग्जाम्पल कभी घर में मम्मी को पूजा करते हुए देखा है, जब आरती करते हैं तो वो थाली को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, पैरेलली ऐसे, तो वो भी एक तरह का क्या एग्जाम्पल हो गया वेक्टर ट्रांसलेशन का, कि हम उस थाली को प्रॉपर एक पैरेलली शिफ्ट करते रहते हैं ऐसे, तो वो सेम रहता है। तो वेक्टर को प्लेन में पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ए और बी को अगर मैं पैरेलली इधर शिफ्ट कर दूं तो अब ये सेम लाइन में आ गए या नहीं आ गए, और बी का डायरेक्शन, बी का मैग्नीट्यूड सेम वही है, बी का डायरेक्शन भी उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो बी वेक्टर चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, बट उसे मैंने पैरेलली बस शिफ्ट कर दिया, तो पैरेलली शिफ्ट करना वेक्टर्स को अलाउ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट माने वन, यूनिट वेक्टर, इसकी डेफिनेशन लिखो, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 आर नोन एज यूनिट वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 5 मीटर वेस्ट, ठीक है, 5 मीटर वेस्ट, अगर 5 मीटर वेस्ट को मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या बचता है, सिर्फ वेस्ट, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 0 और 1, बिकॉज अगर 0 होता तो फिर वेस्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता, क्लियर है। तो अगर किसी भी वेक्टर को मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो सिर्फ उसका डायरेक्शन बचता है, और उस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, और उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर इज, ए का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, इसको बोलते हैं ए कैप। तो यहां से यही क्या है, ये जो चीज है यही है यूनिट वेक्टर। तो अगर मुझे किसी भी उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्लियर है। फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, 6 मीटर नॉट, 6 मीटर नॉट डिवाइडेड बाय 6 इज नॉट ओनली, और नॉट का मैग्नीट्यूड कितना है, सॉरी, नॉट का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, ठीक है। तो इट मींस वो क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। तुमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ रखे हैं, 3 एक्सिस होते हैं एक्स वाई जेड। तो फिजिक्स में हमने डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग एक एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। जेड आउट ऑफ द बोर्ड होगा, बट आउट ऑफ द बोर्ड मैं नहीं बना सकती हूँ, इसलिए मैंने डैश डैश लाइन से यहाँ पे जेड एक्सिस ड्रॉ कर दी है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम बोलते हैं आई कैप। इट मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग हम जो भी डिस्प्लेसमेंट करेंगे या जो भी वेक्टर क्वांटिटी लिखेंगे उसको क्या लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड इनटू आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे बोलते हैं जे कैप, एंड जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। सपोज मैंने 0 से, ये 0,0,0 से स्टार्ट किया एंड बी पॉइंट तक, और ये डिस्टेंस है 4 और ये पॉइंट है ओ, तो ओ बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, 4 आई कैप। देन बी से ए 3 यूनिट, तो बी ए वेक्टर कितना हो जाएगा, 3 जे कैप। अब अगर मैं लिखना चाहती हूँ ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर को कैसे लिख सकती हूँ, ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, वो क्या हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, क्लियर है। अब उसके बाद अगर मैंने लिखा सपोज बी ओ वेक्टर,
BO वेक्टर मतलब B इज टेल एंड O इज हेड, तो इसको क्या लिखूंगी? अब वेक्टर किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, तो क्या लिखूंगी? BO वेक्टर इज 4 इंटू माइनस आई कैप। इट मीन्स अगर वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं तो जे कैप, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं तो माइनस जे कैप। एट पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो प्लस आई कैप, नेगेटिव एक्स एक्सिस तो माइनस आई कैप, पॉजिटिव जेड एक्सिस तो के कैप और नेगेटिव जेड एक्सिस तो माइनस के कैप। यूनिट वेक्टर्स में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर, अच्छा एक बात बताओ, मैं 4 मीटर वेस्ट गई, देन 3 मीटर नॉर्थ, मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल सकते हैं। सपोज 3 मीटर ईस्ट देन 4 मीटर नॉर्थ, तो नेट मेरी इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये 3 ये 4, तो ये कितना हो जाएगा? 5। तो अगर कोई वेक्टर है, ए वेक्टर इज गिवन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द यूनिट वेक्टर along the following vectors. A vector is 2i cap plus 3j cap plus k cap. B vector is I cap minus j cap plus k cap. तो यूनिट वेक्टर along A वेक्टर क्या हो जाएगा? A cap will be A वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो A वेक्टर क्या है? 2i cap प्लस 3j कैप प्लस के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर इज 1, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। फिर इसके बाद यूनिट वेक्टर अलोंग बी, तो यूनिट वेक्टर अलोंग बी क्या हो जाएगा? बी कैप इज बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन, अच्छा यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आएगा या फिर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आएगा। देखो यहाँ पे ये जो y स्क्वायर है, तो y यहाँ पे क्या है? -1, तो -1 का स्क्वायर इज 1 ओनली ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3। क्लियर है? एक और क्वेश्चन एग्जांपल लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ a is a unit vector. Suppose a cap is 2i cap, a is 0.1 I cap plus p j cap minus 0.2 k cap. तो इन्होंने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। a इज अ यूनिट वेक्टर, अगर a यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। यूनिट वेक्टर की हमने डेफिनेशन ही लिखी थी, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 आर नोन एज यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? 1 के बराबर, बिकॉज ए क्या है? यूनिट वेक्टर। इसका आ गया तो 0.1 का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या जाएगा? 0.01 प्लस पी स्क्वायर प्लस 0.04 इक्वल्स टू 1, ऐड कर दिया तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 0.04 माइनस 0.01, तो p इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.05। क्लियर है? लिखो पोजीशन वेक्टर,
किसी भी पॉइंट की पोजीशन हम जब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन डिफाइन करते हैं तो उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे ये ओरिजिन है, इसे ओ से रिप्रेजेंट करिए 0,0,0। एक पॉइंट है ए, तो और इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, z। ठीक है, सपोज तुम्हें एक स्ट्रिंग मेजर करनी है जिसका एक एंड 0, 0, 0 पे है और एक x, y, z पे है, तो उसकी लेंथ क्या होगी? x, y, z, सॉरी स्ट्रिंग है। तो अगर स्ट्रिंग का एक एंड 0 पे है, स्केल की रीडिंग 0 पे है और दूसरा जो एंड है वो 8 पे है, तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो जाती है? 8 मीटर और 8 सेंटीमीटर, जिस भी तुम स्केल से मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं AO की लेंथ निकालना चाहती हूँ तो AO की लेंथ क्या हो जाएगी? x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0। क्लियर है? और अब डायरेक्शन डिफाइन करना चाहूँ तो AO वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? OA वेक्टर। OA वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर, बिकॉज इस पॉइंट की पोजीशन में किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रही हूँ? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो OA वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर। और अगर OA वेक्टर में लिखना चाहूँ तो x के अलावा इसकी लेंथ क्या है OA वेक्टर की? x माइनस 0। डायरेक्शन क्या है? I कैप। फिर y एक्सिस के अलावा क्या है? y माइनस 0, डायरेक्शन है j कैप। और z एक्सिस के अलावा z माइनस 0 k कैप। तो किसी भी पोजीशन वेक्टर हम कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम जब भी डिफाइन करेंगे उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, और उसका फॉर्मूला है सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट स्टडी प्लान डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सपोज एक पॉइंट है ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। एक पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड z। अगेन स्ट्रिंग का एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है, उसका एक एंड 2 पे है और दूसरा सेकंड एंड जो है वो 8 पे है, तो अब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 माइनस 2, 6। तो हमारे पास एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 और एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। तो अगर मैं ए बी वेक्टर डिफाइन करना चाहूँ तो ए बी वेक्टर क्या होगा? ए क्या है? टेल और बी क्या है? हेड। तो हमेशा क्या करते हैं? बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर एक्स के अलावा इसकी मैग्नीट्यूड देखना चाहूँ तो एक्स के अलावा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? x2 माइनस x1। और डायरेक्शन क्या है? आई कैप। फिर y के अलावा y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k। सपोज अगर मैं ए बी वेक्टर की जगह बी ए वेक्टर डिफाइन कर रही थी, अब नाउ बी क्या हो गया? टेल और ए क्या हो गया? हेड। तो हमेशा हेड के कोऑर्डिनेट्स में से टेल के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब x1 में से क्या करेंगे? x2 माइनस। तो अब इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये, बिकॉज अब ए क्या है? हेड। तो अब क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। मैंने बोला ए वेक्टर इज 5 मीटर वेस्ट। फिर मैंने बोला कि बी वेक्टर इज 2 मीटर वेस्ट। ए प्लस बी क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड को ऐड कर दोगे और डायरेक्शन सेम रहेगा। क्लियर है? तो कभी भी वेक्टर्स को ऐड करते, सपोज मैंने लिखा है ए वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड बी वेक्टर इज x1 i cap प्लस y1 j cap प्लस z1 k cap। तो a प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा? a प्लस बी वेक्टर i cap 5 मीटर वेस्ट 2 मीटर वेस्ट कितना होता है? 7 मीटर वेस्ट। क्लियर है? तो अब इसमें क्या करूंगी? x प्लस x1 i cap प्लस y1 j cap प्लस z1 k cap। और कभी भी किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 मीटर वेस्ट मैंने लिखा, फिर मैंने बोला 2 टाइम्स ऑफ 5 मीटर वेस्ट, तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर वेस्ट। इट मीन सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन सेम है। तो अगर मैंने लिखा ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x i कैप प्लस 2y j कैप प्लस 2z k कैप।
फाइंड फर्स्ट a plus b, second a plus 2b minus c, given a vector is, जैसे पहला पार्ट a plus b, तो सिंपली a plus b ऐड कर दो तो i और ये 2i कितना हो जाएगा, a plus b 3i कैप, फिर j माइनस j 0, फिर 2k प्लस 3k 5k, तो a प्लस b क्या हो गया 3i प्लस 5k। इसके बाद नेक्स्ट इज a प्लस 2b माइनस c, इट मीन्स b को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है एंड देन a में ऐड किया है, तो ऐड कर लो i प्लस ये 2 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 2 + 4 5i क्या, एक बार लिख लेते हैं ऐसे i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप एंड c वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, तो ये हो जाएगा 4 5 6 7 7i कैप 3 4 4 माइनस 2 प्लस 2j कैप प्लस 10 तो a प्लस 2b माइनस c क्या हो जाएगा 7i कैप प्लस 2j कैप प्लस 10k कैप। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो एडिशन ऑफ वेक्टर। फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल मेथड एंड सेकंड इज एनालिटिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड में हम फर्स्ट पढ़ते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ देखो, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is represented by two vectors taking in same sense, then third side will represent their resultant taken in opposite sense. For example, suppose एक ट्रायंगल है A, तो ये वेक्टर A इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, then B वेक्टर ये and C वेक्टर ये। तो अगर ABC वेक्टर्स ट्रायंगल्स की 3 साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर देखो ये मैंने क्या किया है टेल टू हेड देन टेल टू हेड, तो ये सेम सेंस में, बिकॉज हम इन दोनों वेक्टर्स को किस सेंस में ऐड कर रहे हैं टेल टू हेड टेल टू हेड टेल टू हेड, तो AB जो है वो सेम सेंस में, बट C क्या है हेड टू टेल, तो अपोजिट साइड। इस मींस अगर A और B ट्रायंगल की 2 साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेम सेंस में, तो C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उन दोनों के रिजल्टेंट को। अगर मैं A B C लिखूं तो A प्लस B इज इक्वल टू C। फॉर एग्जाम्पल का बेस्ट एग्जाम्पल है, सपोज मेरी एग्जैक्ट अभी लोकेशन है मुंबई, मैं मुंबई से गोवा गई एंड देन गोवा से दिल्ली, तो मुंबई टू गोवा ये डायरेक्शन, देन गोवा टू दिल्ली ये डायरेक्शन। तो इसके बाद अगर मुझे किसी को मुझसे मिलना है तो मुंबई से गोवा देन गोवा से दिल्ली आएगा, या फिर डायरेक्ट मुंबई से दिल्ली आएगा, डायरेक्ट मुंबई से दिल्ली। तो अब हम दोनों की इनिशियल पोजीशन क्या थी मुंबई और फाइनल पोजीशन क्या है दिल्ली, तो इनिशियल पोजीशन भी सेम है फाइनल पोजीशन भी सेम है। तो अगर मैं इसको A वेक्टर रिप्रेजेंट करूं और इसको B वेक्टर से और इसको C वेक्टर से, तो इन दोनों के इन दो वेक्टर्स के टेल भी सेम है और इन दो वेक्टर्स का हेड भी सेम है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल्स टू C वेक्टर। सपोज मैं A वेक्टर पहले गोवा गई देन गोवा से दिल्ली एंड देन अगेन मुंबई आ गई, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है D वेक्टर को, देन मेरी इनिशियल पोजीशन भी से यही थी और फाइनल पोजीशन भी यही है, तो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस D वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। इसी में एक आता है पॉलीगन लॉ, मतलब ट्रायंगल लॉ को अगर जनरलाइज सेंस में कर दें तो, क्योंकि ट्रायंगल भी एक टाइप का पॉलीगन ही है, पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स आर इज नोन एज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल लॉ को जनरलाइज करके पॉलीगन लॉ बनाया है कि अगर एक ओपन पॉलीगन हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, अगर एक ओपन पॉलीगन वेक्टर से रिप्रेजेंट करें
और जो पॉलीगन्स की साइड है वो वेक्टर्स के डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रही है प्लस उसके मैग्नीट्यूड को भी। तो जो लास्ट साइड होगी और जो क्लोज करेगी पॉलीगन को वो उन सबके किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड को और अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल सपोज ए बी सी डी ई, मैंने हेक्सागन लिया, ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साइड बी वेक्टर को, ये सी वेक्टर को, ये डी वेक्टर को, ये ई वेक्टर को, और सब सेम सेंस में, हेड टू टेल, सॉरी टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड। तो जो लास्ट साइड है वो अपोजिट सेंस में किसको रिप्रेजेंट करेगी, इन सबके रिजल्टेंट को। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू एफ। ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर इज लाइक दिस। तो अगर बी वेक्टर मैंने बोला 5 मीटर वेस्ट, फिर मैंने बोला माइनस ऑफ 5 मीटर वेस्ट, तो क्या हो गया वो 5 मीटर ईस्ट। तो अगर बी वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो माइनस बी क्या हो जाएगा, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? और अगर मैंने बोला बी वेक्टर और फिर बोला ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जस्ट डबल, अभी पढ़ा था। तो ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर कैसे हो जाएगा, फाइंड करो ये सब। तो पहला पार्ट करते हैं ए प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले ए वेक्टर, सबसे पहले ए वेक्टर देन बी वेक्टर, हेड टू टेल ज्वाइन करना है, तो टेल टू हेड देन टेल टू हेड देन सी वेक्टर। तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। ये क्या किया है, टेल टू हेड, टेल टेल ज्वाइन किया और यहाँ पे हेड हेड। तो ये जो रेड पेन है या रेड मार्कर है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी के रिजल्टेंट को। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट करें, ए प्लस बी माइनस सी, इरेज कर दो उसे, ए प्लस बी माइनस सी, देन अगेन ए वेक्टर b vector and minus c, it means opposite direction। अब इनिशियल पोजीशन है ये और फाइनल पोजीशन ये, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन लोगों के रिजल्टेंट। देन a plus 2b, a vector and twice of b vector, twice of b vector। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट पेन, a प्लस 2b को, देन b प्लस 2c, b वेक्टर देन 2c वेक्टर, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन लास्ट, ट्वाइस ऑफ a माइनस ट्वाइस ऑफ b, ट्वाइस ऑफ a minus twice of b, मतलब just opposite direction, and then plus c, initial position final position, join कर दो। स्टार मार्क करके लिखो एक प्रॉपर्टी, addition of vector is associative and it is commutative also। suppose मैंने लिखा a प्लस बी that is equals to b plus a, this property is known as commutative property। and second is associative, a plus b plus c, तो लिख सकते हैं a plus b plus c। clear? तो अगर a plus b equals to b plus a, इसे अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहे तो सपोज a वेक्टर देन b वेक्टर, रेड पेन किसको इंडिकेट कर रहा है, रिजल्टेंट को, जिसे मैं c वेक्टर से मार्क कर दे रही हूँ। देन अगर अब मुझे सेकंड टाइम करना है b प्लस a वेक्टर, b को पैरेलली इधर शिफ्ट कर सकती हूँ, b को पैरेलली इधर शिफ्ट किया
वेक्टर्स को पैरेलली प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, अलाउ अ ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर, तो ये बी वेक्टर हो गया। देन उसके बाद ए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया, अभी भी मुझे क्या मिल रहा है, सी वेक्टर, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, इट मींस चाहे ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो सेम रिजल्ट आएगा। क्लियर है? सिमिलरली इसे भी प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखो पैरेललोग्राम लॉ, एनालिटिकल मेथड पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट लिखो, if two sides of a parallelogram representing magnitude as well as direction of two vectors from a point, then their diagonal will represent their resultant, या फिर then their diagonal will represent resultant of those two vectors. For example, suppose a vector then b vector, तो इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दो, b वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने, एंड a वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ, तो ये जो डायगोनल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, a प्लस b। या फिर इसे देखो, अभी ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, उसको सिर्फ अलग तरह से काम किया है। सपोज अगर a को मैं पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, ये a वेक्टर ही तो है, टेल टू हेड देन टेल टू हेड और टेल टू टेल हेड टू हेड, तो ट्रायंगल लॉ हो गया या नहीं हो गया? बट इसे प्रूव करना है, और अभी तक सिर्फ डायग्राम्स देखो, अभी तक जितना भी हमने ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़ा, हर उसमें ये थोड़ा होता है कि ज्योमेट्री बना दी और बना ली, तो मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी। तो जो पैरेललोग्राम लॉ है उससे हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं और एक फिक्स डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसका प्रूफ करना मैं बता रही हूँ उसे। ए बी वेक्टर है, उनके बीच में एंगल है थीटा, कभी भी किसी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते हो तो उन्हें टेल टू टेल ज्वाइन करके एंड देन एंगल फाइंड करते हैं। सपोज ए बी वेक्टर है, उनके बीच में एंगल है थीटा, मैंने बी को पैरेलली ऊपर शिफ्ट करके बनाया एंड देन ए, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो अगर यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ और इस ट्रायंगल को मार्क कर देती हूँ, पैरेललोग्राम को, एम एन ओ पी क्यू, तो ओपी की लेंथ क्या हो जाएगी, देखो क्यू ओ, अगर मैं क्यू ओ लिखूं तो क्यू ओ की लेंथ किसके बराबर है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक है, तो अगर सिर्फ इस ट्रायंगल को कंसीडर किया जाए, ये इसकी लेंथ है ए, की लेंथ है y और इसकी लेंथ है x, और ट्रायंगल है क्यू पी ओ। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे अगर ये थीटा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, y अपॉन a, तो y यहाँ से क्या आ गया, a साइन थीटा। सिमिलरली अगर x निकालना चाहे तो cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x क्या आ जाएगा, a cos थीटा। इट मींस जो OP की लेंथ है, OP की लेंथ क्या है, a sin थीटा, और QP की लेंथ क्या है, a cos थीटा। जो MO है वो किसका रिजल्टेंट है, MN और MQ का, मतलब जो R इज रिजल्टेंट, A प्लस B का रिजल्टेंट है। तो अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर करूं MOP, MOP इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ, तो MO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। MO की वैल्यू क्या है वो मुझे निकालनी है, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर, OP इज A sin थीटा, तो A sin थीटा का होल स्क्वायर। PM को क्या लिख सकती हूँ, MQ प्लस QP, तो फर्दर सॉल्व किया, R स्क्वायर इक्वल्स टू A sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PQ क्या है, PQ A cos थीटा, A cos थीटा प्लस, और QM क्या है, B के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो लिख सकती हूँ B का होल स्क्वायर, इसको ओपन किया तो R स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको ओपन किया तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर को कॉमन लिया तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। यहाँ पे आर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आर का वैल्यू क्या आ गया, मतलब इनके रिजल्टेंट का वैल्यू अब क्या आ गया, आर इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसके बाद अभी इससे हमें क्या पता चला है, सिर्फ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, बट हम तो वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं तो वेक्टर का डायरेक्शन भी डिफाइन होना चाहिए। तो अगर सपोज ए बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है और ये एंगल है फाई, कि सपोज जो उनका रिजल्टेंट है वो बी वेक्टर से फाई एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे tan फाई क्या हो जाएगा, tan फाई इज राइट एंगल ट्रायंगल MPO। तो tan फाई कितना हो जाएगा, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा a sin थीटा अपॉन b प्लस a। ये डायरेक्शन दिया। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ जनरलाइज रिजल्ट देख लेते हैं। फॉर्मूला आ रहा है r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अगर इस चीज को मुझे मैक्सिमाइज करना है तो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को मुझे मैक्सिमाइज करना है। अगर सपोज एक ब्लॉक है और उसमें दो जने फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और उन दोनों को अपना फोर्स मैक्सिमाइज करना है, तो एक डायरेक्शन में लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे अगर ये r है और इसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इस चीज को मुझे मैक्सिमाइज करना है और ab की वैल्यू फिक्स है, तो सिर्फ मैं क्या कर सकती हूँ, cos थीटा में चेंज कर सकती हूँ, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 0 डिग्री पे। cos 0 क्या होता है 1, तो अगर इसको मैक्सिमाइज करना है तो थीटा मुझे कितना लेना पड़ेगा 0 डिग्री, इससे cos थीटा हो जाएगा 1, बिकॉज cos थीटा की 1 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो जाएगा a प्लस b। तो इट मीन्स अगर रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो वो क्या होता है a प्लस b। अब अगर मिनिमम वैल्यू निकालना चाहो तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए cos थीटा की वैल्यू मिनिमम करनी पड़ेगी, और cos थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और होती है 180 डिग्री पे। तो अगर मैं थीटा 180 डिग्री लूँ तो cos थीटा क्या हो जाएगा -1। अब रिजल्टेंट की वैल्यू क्या देगी, ये मिनिमम वैल्यू है, रिजल्टेंट की r मिनिमम किसके बराबर होगा, r मिनिमम किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो r मिनिमम कितना हो गया a माइनस b। या जनरल तुम एक देखो, एक ब्लॉक है उसे दो जने पुल कर रहे हैं, मैंने इस पे 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, अब मुझे एक और फोर्स लगाना है और उसको मैक्सिमाइज करना है, मतलब इसको मैक्सिमम उससे मैं पुल कर सकूं, तो सेम डायरेक्शन में लगाऊंगी। और अगर मिनिमम करना है तो मिनिमम करने के लिए क्या कर दूंगी, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दूंगी, तो ये माइनस ये हो जाएगा। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है cos थीटा की वैल्यू क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। क्लियर है? तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे cos थीटा डिक्रीज होगा। तो अगर cos थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है -1, तो जो रिजल्टेंट की वैल्यू है, रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी a प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी a माइनस बी, और इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है रिजल्टेंट की, डिपेंडिंग अपॉन थीटा की वैल्यू। जो भी थीटा की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। सपोज थीटा 90 डिग्री है, cos थीटा 90 डिग्री है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos 90 कितना होता है 0, तो अब रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो a प्लस b से तो कम है बट a माइनस b से ज्यादा है, बिकॉज ये तो मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में ये रेंज आ गई, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है और मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है। तो इस रेंज के बीच में रिजल्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन एंगल, ठीक है। तो और अगर रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है तो हम
थीटा कितना लेंगे 0 डिग्री, और मिनिमाइज करनी है तो -1, मैक्सिमाइज तो 0 और मिनिमाइज तो -1। एक क्वेश्चन लिखो, two forces having same magnitude are applied at an angle 90 degree, then find out their resultant। सपोज फोर्स का मैग्नीट्यूड है F यूनिट, उसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे cos थीटा क्या है 90 डिग्री, तो ये 0, तो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f f cos 90 अंडर रूट, ये आ जाएगा f। अच्छा, दो फोर्सेस है, तो जो फोर्सेस ज्यादा होगा, दो फोर्स लग रहे हैं एक पॉइंट पे, तो जिस फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी रिजल्टेंट उसकी तरफ ज्यादा टिल्टेड होगा। ये क्लियर है? सही ना? जो भी फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, तो बट नेचुरल सी बात है जो मैग्नीट्यूड है वो उसकी तरफ ज्यादा टिल्टेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल करो, ये अल्फा और ये बीटा, और अल्फा बीटा में रिलेशन निकाल रहे, तो इफ बी का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन ए का मैग्नीट्यूड, तो इस केस में क्या होगा, अगर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ए के मैग्नीट्यूड से, तो रिजल्टेंट जो है वो बी की तरफ ज्यादा टिल्टेड होगा। इट मींस बीटा इज लेस देन अल्फा। सेकंड केस, अगर ए का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन बी का मैग्नीट्यूड, देन क्या होगा, अल्फा इज लेस देन बीटा। और थर्ड केस, इफ ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू बी का मैग्नीट्यूड, तो इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर से बराबर एंगल पे टिल्टेड होगा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। अगर इससे भी समझ में नहीं आता है तो हमने क्या पढ़ा था, tan phi इज इक्वल्स टू a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। अगर ए बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो a sin थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा, a sin थीटा, a को कॉमन लिया 1 प्लस 1 cos थीटा, a से a कैंसिल हो गया, ठीक है। sin थीटा 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, उधर लेके गए तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे देखो यहाँ आ रहा है cos थीटा प्लस 1, तो इसको क्या लिख सकते हो, sin थीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और sin थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 ऑफ sin थीटा बाय 2 cos ऑफ थीटा बाय 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 से 2 कैंसिल, एक cos थीटा से एक कैंसिल, ये कितना आ गया tan थीटा बाय 2। इट मींस phi इज at what angle two forces 2F and root 2F should be applied so that their resultant is F root 10। It means दो फोर्सेस अप्लाई कर रही हूँ, एक का मैग्नीट्यूड है F और 2F और दूसरे का मैग्नीट्यूड है रूट 2F। एक फोर्स है सपोज FA इज FA का मैग्नीट्यूड है 2F एंड FB का मैग्नीट्यूड है 2F, और इनका जो रिजल्टेंट है FA प्लस FB का जो रिजल्टेंट है वो कितना है रूट 10F। तो इनके बीच में एंगल निकालना है,
रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सब्स्टिट्यूट कर दो तो रिजल्टेंट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सब्स्टिट्यूट किया तो रिजल्टेंट की जगह क्या है, √10f इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2f का स्क्वायर 4f स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2f इंटू √2f cos थीटा। दोनों साइड स्क्वायरिंग की तो ये आ गया 10f स्क्वायर इक्वल्स टू 6f स्क्वायर प्लस 4 √2f स्क्वायर cos थीटा। f स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं और ये 6 स्क्वायर ले आए तो 4 इक्वल्स टू 4 √2 cos थीटा। 4 से 4 कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, मतलब दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। क्लियर है? एक और एग्जांपल लिखो, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू c का मैग्नीट्यूड and A is perpendicular to C vector. Then find. तो पहले इसका डायग्राम बना ले, A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है और एक क्लोज लूप ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, सारे वेक्टर सेम सेंस में। एग्जांपल लिया था अभी मुंबई से गोवा, गोवा से दिल्ली एंड देन दिल्ली से मुंबई, तो नेट इनिशियल पोजीशन भी सेम है, फाइनल पोजीशन भी सेम है, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है 0। इसका डायग्राम बना लेती हूँ, and B equals to C and A is perpendicular to C. Suppose ये A वेक्टर है, एक मिनट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आएगा, B is perpendicular to C, B C A वेक्टर सेम सेंस में टेल टू हेड टेल टू हेड टेल टू हेड। अब एंगल फाइंड करना है, तो जनरली बच्चे आंसर करते हैं 90 डिग्री, बी एंड सी के बीच में 90 डिग्री, सही है, एंड ए एंड बी के बीच में 45 डिग्री। एंड नहीं, अभी थोड़ी देर पहले पैराग्राम लॉ प्रूव करने से पहले मैंने बताया था कि कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो तो उनको टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं। तो अगर मुझे ए और बी के बीच में एंगल निकालना है तो बी को टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी क्या है, बी और ए कैसे ज्वाइन है, हेड टू टेल, तो बी को एक्सटेंड किया, बी को पैरेलली शिफ्ट किया, तो अभी टेल टू टेल ज्वाइन हो गया। तो ये अगर 45 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 135 डिग्री। इट मींस एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 135 डिग्री। सिमिलरली ए एंड सी, या तो ए को एक्सटेंड कर दो, अगर ए को एक्सटेंड किया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री है तो ये 135, तो सी एंड ए के बीच में भी एंगल कितना आ जाएगा 135 डिग्री। क्लियर है? एक और क्वेश्चन लिखो, find the displacement vector AB, find the displacement vector AB if A is 1 2 3 and B point is -1 3 4। मैंने कहा है find AB vector है ना, तो it means AB vector, it means B is head and A is tail। और हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करते समय क्या करते हैं, हेड के कोऑर्डिनेट्स में से टेल के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब मैं हेड के कोऑर्डिनेट में से किसको सब्ट्रैक्ट करूंगी, टेल के कोऑर्डिनेट्स को, तो ए बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा -1 i कैप प्लस 3 2 j कैप प्लस 4 3 k कैप। तो फाइनल वेक्टर ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा -2 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। और ए भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए प्लस बी का फॉर्मूला बढ़ा था हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिमिलरली ए माइनस बी के रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। एक एग्जांपल करो, इफ
A minus B is equals to A vector equals to B vector. Fine. सॉल्व करें. A माइनस बी फॉर्मूला लिख लेती हूँ. अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी की जगह a इक्वल्स टू बी है. सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर. स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड तो ये a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल तो 2 माइनस 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1. इसको आगे इधर सॉल्व कर देंगे तो cos थीटा क्या आ जाएगा. cos थीटा इज माइनस 2 cos थीटा इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस cos थीटा इज हाफ. थीटा कितना होगा 60 डिग्री. नेक्स्ट हेडिंग डालो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स. तो फर्स्ट है स्केलर डॉट प्रोडक्ट. सबसे पहले स्केलर डॉट प्रोडक्ट, सेकंड फैक्टर क्रॉस प्रोडक्ट. प्रोडक्ट माने मल्टीप्लिकेशन, डॉट कि हम किस टाइप का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और स्केलर मतलब उस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगी वो हमें स्केलर मिलेगी या वेक्टर. तो जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं मतलब डॉट टाइप का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो क्वांटिटी जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो हमें क्या मिलती है स्केलर क्वांटिटी. और जब भी हम क्रॉस टाइप का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्वांटिटी क्या मिलती है वेक्टर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल वर्क क्या है, वर्क इज एफ डॉट एस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, बट वर्क क्या है स्केलर क्वांटिटी. इट मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट. बिकॉज जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे हमें क्वांटिटी जो मिलेगी फाइनल क्वांटिटी वो क्या होगी स्केलर क्वांटिटी. और जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे फॉर एग्जांपल टॉर्क, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, तो आर भी वेक्टर क्वांटिटी है और एफ भी वेक्टर क्वांटिटी है, और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो भी हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है दैट इज टॉर्क ओनली. तो उन दोनों के बीच में कैसा मल्टीप्लिकेशन क्रॉस. तो सबसे पहले स्केलर डॉट प्रोडक्ट डिटेल में पढ़ते हैं, देन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट. स्केलर डॉट प्रोडक्ट. सपोज दो वेक्टर्स a और b का मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है तो उसका फॉर्मूला है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा. क्लियर. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव मींस a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a. सपोज अगर मैं थीटा इस सेंस में मेजर कर रही हूँ, इस सेंस में मेजर कर रही हूँ और इसे क्लॉक मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस को मैं पॉजिटिव ले रही हूँ तो b वेक्टर तो b डॉट a थीटा पॉजिटिव सेंस में तो क्या आएगा b का मैग्नीट्यूड इनटू a का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा. सपोज अब मैं a डॉट b कर रही हूँ तो थीटा कैसे मेजर कर रही हूँ क्लॉकवाइज सेंस में दैट इज नेगेटिव. तो क्या आ जाएगा अगर मैं a डॉट b कर रही हूँ तो मैंने लिखा b का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा. बट जब मैं a डॉट b कर रही हूँ तो लिख रही हूँ a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ माइनस थीटा. बट cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ थीटा. तो इट मींस b डॉट a इज इक्वल्स टू a डॉट b. तो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. उसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. सपोज लिखा हुआ है a डॉट b प्लस माइनस c, उसको लिख सकते हैं a डॉट b प्लस माइनस a डॉट c. उसके बाद इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज. अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री और cos 90 क्या होता है 0. इफ थर्ड प्रॉपर्टी लिखो इफ a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर देन a डॉट b इज a का मैग्नीट्यूड
b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90 डिग्री एंड कॉस 90 इज 0, तो a डॉट b क्या हो जाएगा 0. It means if two vectors are perpendicular then their dot product is 0. Fourth property, if a is parallel to b it means a थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री और cos 0 कितना होता है 1. तो a डॉट b क्या हो जाएगा a डॉट b इज a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू cos 0. cos 0 क्या है 1, तो 1. तो a if two vectors are parallel then a dot b is a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड. यहीं से एक और चीज, सपोज मैंने लिखा i डॉट i और i पैरेलल वेक्टर्स, तो i डॉट i क्या हो जाएगा i का मैग्नीट्यूड इंटू i का मैग्नीट्यूड. तो वो i का ये क्या है यूनिट वेक्टर्स, इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1. तो i डॉट i इज 1 इक्वल्स टू j डॉट j इक्वल्स टू k डॉट k. अब इनके बाद जो भी क्वांटिटी मिल रही है वो हमें कैसी क्वांटिटी मिल रही है स्केलर क्वांटिटी. क्लियर है. उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ, डायरेक्शन कोसाइन. फाइंड डायरेक्शन कोसाइन. अभी पढ़ा था कि किसी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना हो तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड. सपोज कोई a रैंडम वेक्टर है जो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. अब मुझे इसका एंगल निकालना है विद एक्स एक्सिस. विद एक्स एक्सिस निकालना है तो एक्स एक्सिस के अलावा कौन सा यूनिट वेक्टर होता है आई कैप. तो अगर मैं आई कैप के साथ ए का डॉट प्रोडक्ट ले लूँ तो मुझे ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के अलावा कितना एंगल है वो निकल जाएगा. तो मैं ले लेती हूँ ए वेक्टर डॉट आई वेक्टर. ए वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्या हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड, मतलब आई इंटू ए. क्या आंसर आएगा 1 इंटू एक्स. एक्स आई इंटू जे परपेंडिकुलर 0, आई इंटू के परपेंडिकुलर 0 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड. तो ए का मैग्नीट्यूड तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अरे ए डॉट आई निकालो, सॉरी ए डॉट आई तो आ गया एक्स. देन cos थीटा इज ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड. तो ये लिखेंगे x अपॉन a का मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड b का मैग्नीट्यूड b क्या है यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1. तो cos थीटा यहाँ से कितना आ गया x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो यहाँ से cos अल्फा कितना आ गया cos अल्फा इज x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अगर सिमिलरली मैं पूछती डायरेक्शन कोसाइन विद पॉजिटिव y एक्सिस तो क्या निकालते हैं, यहाँ पे i की जगह क्या लेते हैं j कैप और उससे सिमिलरली उससे आंसर आ जाता है cos बीटा इज y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ऐसे ही cos गामा अगर डिफाइन करूँ एंगल विद पॉजिटिव y एक्सिस तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाता है z अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो तीन फॉर्मूला है cos अल्फा इज x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. cos बीटा इज y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. cos गामा इज z अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. एक क्वेश्चन करो. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन इफ a is given as i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. तो इस केस में cos अल्फा कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 4 4 प्लस 1 5 6 रूट 6. तो cos अल्फा इज 1 अपॉन रूट 6. cos गामा इज माइनस 1 अपॉन रूट 6 एंड cos बीटा इज माइनस 1 upon root 6 and cos gamma is 2 upon root 6. That is 1 by root 2 upon root. ऐसे भी लिखोगे चलेगा, ये भी लिख दोगे तो भी चलेगा. ठीक है.